एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में दो टर्म आते हैं, लीनियर और इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मैं पहले मीनिंग बता देता हूं। एक टर्म आता है, पहले सुना होगा इक्वालिटी। इक्वालिटी से टर्म बना होता है इक्वेशन। इक्वालिटी से टर्म बना होता है इक्वेशन, और इक्वालिटी का जस्ट ऑपोजिट होता है इनइक्वालिटीज। यानी जो इक्वेशन आती है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2x + 5 = 10, इसका मतलब है लेफ्ट = राइट, यानी इक्वल है तो इक्वालिटी आ गया, उसी से टर्म बन गया इक्वेशन। और इक्वालिटी का जो जस्ट ऑपोजिट होता है वो होता है इनइक्वालिटी। अगर इसमें मैंने इस तरह से साइन लगा दिया, इसका मतलब अब लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है, या तो लेफ्ट बड़ा है राइट छोटा है, या फिर राइट बड़ा है लेफ्ट छोटा है। जब दोनों साइड अनइक्वल हो जाती हैं तो इनइक्वालिटी आ जाता है, जब दोनों साइड इक्वल होती हैं तो इक्वालिटी से इक्वेशन आ जाता है। अब एक दूसरा टर्म और आता है लीनियर। ये जो इनइक्वालिटी है ये लीनियर भी हो सकती है, लीनियर का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, और क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक जैसे 5x + 7 > 2 आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, 4 डिग्री भी हो सकती है। तो लीनियर है, लीनियर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर का मतलब हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 होगी, और इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर और लेस का साइन होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को कराना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सॉल्व 24x < 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो, 24x < 100। तो x के लिए कंडीशन निकालेंगे, <100/24, और इसको कट किया, 4 6 जा और 4 25 जा। देन x < 25/6। 25/6 का मतलब होता है 6 4 जा 24, 1 आया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 4.16 से छोटी होगी, 4.16 से छोटी होगी। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इसमें इनइक्वालिटी निकल के आई है कि इनइक्वालिटी में वेरिएबल की वैल्यू 4.16 से लेस हो और ये नेचुरल भी हो। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इसका आंसर हो सकता है 1 2 3 और 4। आंसर क्यों होगा, 4 से हमें लेस लेना है, नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर लेना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 से 4.16 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कितने आ जाएंगे, ओनली 1 2 3 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में बोला है, देखो सेकेंड पार्ट में है x इज एन इंटीजर। इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू 4.16 से लेस है। तो 4.16 से लेस कितने इंटीजर हो सकते हैं, 4.16 से लेस जो होगा वो 4 ही होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। हर इंटीग्रल वैल्यू आएगी, मतलब ऐसी वैल्यू आएगी जो काउंटिंग में आ रही हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ऐसी -1 -2 -3 इस तरह की वैल्यू आती जाएगी। तो x का इस तरह का सेट बन जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर आ तो 1 2 3 4 आ गया, ये भी इंटीजर वैल्यू है लेकिन नेचुरल वैल्यू में जाएगी, और ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू 4.16 से लेस होगी। तो 4.16 से लेस वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, लेकिन लेस बोला है तो 4 से लेस 3 2 1 0 -1, इस तरह से सारी नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आती चली जाएंगी। फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनइक्वालिटी दी है 5x - 3 < 7, और फर्स्ट पार्ट में बोला है कि x की हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, और सेकंड में बोला है कि x की रियल वैल्यू चाहिए। तो रियल वैल्यू जानते हो, ऑल दोज वैल्यू विच आर लाई ऑन द नंबर लाइन, वो सारी वैल्यू जो नंबर लाइन पे आ जाए उनको हम रियल वैल्यू बोलते हैं। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2, यानी जो भी काउंटेबल वैल्यू होती है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की जो कंडीशन दी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में।
तो 5x माइनस 3 लेस देन 7, सो 5x लेस देन 7 प्लस 3, इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया। ट्रांसपोजिशन वगैरह सेम होता है जैसे इक्वेशन में होता है, 5x लेस देन 10 आ गया और x लेस देन 5 से इसको कट किया 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की सारी वैल्यू 2 से लेस है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन देखो, x इज एन इंटीजर, x की जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन साथ में 2 से लेस होगी x की वैल्यू। तो हम चेक कर लेते हैं कि x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी, 2 से लेस होगी, यानी 2 इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी वैल्यू है वो 2 से लेस है। तो 1 आएगी, 0 आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी, -3 आएगी, डॉट डॉट डॉट, और ये वैल्यू -इन्फिनिटी तक टेंड करेगी। इंटीजर का मतलब होता है काउंटेबल वैल्यू, और काउंटिंग करने वाली जो वैल्यू होती है वो इसी वे में आती है 1 2 3 4 5। लेकिन बोला है क्वेश्चन में, या जो कंडीशन निकल के आई है उसमें बोला है कि x की वैल्यू 2 से लेस है, तो 2 से कम क्या वैल्यू हो सकती है, 1 0 -1। तो ये सारी इंटीजर वैल्यू आ गई है। अब हम इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है कि x की हमें केवल रियल वैल्यू चाहिए, और रियल वैल्यू तो सारी वैल्यू हो जाती है, 2 से लेस वैल्यू हो, तो रियल वैल्यू 2 से लेस चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। 2 से -इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो सारी लिखो। 2 से लेस क्या हो सकता है, 1.9 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, 1.86 हो सकता है, ठीक है। इरेशनल वैल्यू हो सकती है, प्राइम वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो हर टाइप की वैल्यू आ सकती है जो -इन्फिनिटी से 2 के बीच में आ जाए, और रियल वैल्यू में सारी वैल्यू आ जाती है। और सारी वैल्यू किसके बीच में लेना है, -इन्फिनिटी से 2, यानी x जो बिलोंग करेगा, लाई करेगा, x के लिए जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं वो ये सिंबल है, इसको सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी x की सारी वैल्यू बिलोंग करेंगी -इन्फिनिटी से 2। -इन्फिनिटी से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू आ जाए वो सारी वैल्यू को हमें लेना है, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीजर बोला था, तो 2 से छोटे इंटीजर क्या हो सकते हैं, 2 1 0, ये सारे होंगे, नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे। और रियल में क्या है, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में जितने भी नंबर हो सकते हैं, जितने भी सारे नंबर हो सकते हैं उन सारे नंबर को लेना है, ठीक है। थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सिंपल हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है वैसे ही इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, बस देखते जाओ आराम से। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर लिया, और -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x। देन वेरिएबल को हम एक साइड में लिखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को अदर साइड में लिखेंगे। 6 और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ट्रांसपोजिशन किया राइट हैंड साइड में, 3x और -2x। देन 6 -2 4 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं। देखो 4 की तरफ बड़ा वाला साइन लगा हुआ है, x की तरफ छोटा वाला साइन लगा हुआ है। क्या जो इसमें लिखा हुआ है वही इसमें लिखा है, अभी भी देखो x छोटा है और 4 बड़ा है, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया है x लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि x की जितनी भी वैल्यू आएगी, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 4 से लेस होगी। तो इसका मतलब x का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 4, लेकिन 4 इंक्लूड होगा। इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अगर इस तरह का हम सिंबल बना देंगे और इस तरफ सपोज किया मैंने 2 लिखा है और इस तरफ 8 लिखा है, इसका मतलब 2 भी इंक्लूड है, 2 भी लेना है हमें और 8 भी लेना है। अगर मैंने 8 को इस तरह से बना दिया, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, तो इसका मतलब अब 8 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 8 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 2 से 8 तक की वैल्यू आएगी, लेकिन 2 तो लिया जाएगा लेकिन 8 नहीं लिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 से तो लेस है लेकिन 4 के इक्वल भी है, इसका मतलब हमें 4 लेना पड़ेगा। तो इसलिए 4 के लिए मैंने एक क्लोज इंटरवल बना दिया। इसको हम बोल सकते हैं -इन्फिनिटी टू 4, और ये क्लोज इंटरवल
फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये क्लोज इंटरवल है राइट साइड से। ठीक है, तो समझ गए होगे, जब क्लोज इंटरवल आता है तो बिग ब्रैकेट बनाते हैं, ओपन इंटरवल आता है तो स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये तीनों जो नंबर लिखे हैं उसमें से 2 फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं। सबका एलसीएम आएगा 6 और 6x प्लस एक्स, सॉरी 2 3 जा 6 3x आएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 2x आएगा, लेस देन 11। देन 6 3 9 2 11 11x बाई 6 लेस देन 11, 11 से 11 कट हो गया, 11 से 11 कट हुआ, बाई 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x लेस देन 6 आ गया। इसका मतलब हुआ कि x की हमें सारी वैल्यू लेना है लेकिन 6 से छोटी होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6, लेकिन 6 भी इंक्लूड नहीं होगा। मैं एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता दूं, इन्फिनिटी कभी एक्चुअल में होता नहीं है। इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू अप्रोच करती है। इन्फिनिटी एक काउंटेबल वैल्यू नहीं होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे वहां तक पहुंच कैसे पाएंगे। तो इसलिए इन्फिनिटी कैसा है, अप्रोचिंग वैल्यू है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में रखते हैं। इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से कुछ छोटी वैल्यू है। वैसे यहाँ पे 6 नहीं है, 6 से कुछ छोटी वैल्यू है। क्लियर हो गया होगा। 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में भी इनइक्वालिटी लिखी है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखो ये एक फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको भी बाई 1 करके फ्रैक्शन में ले लिया। 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5, तो 3x हो गया, 1 5 जा 5 और 5 4 जा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6 लिख लिया। इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, 3x प्लस 20 5 2 जा 10 होगा, इज ग्रेटर देन x माइनस 6 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होगा क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा बेटर है कि ट्रांसपोजिशन करना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो उससे ऐसा भी पॉसिबल है कि x का एक सॉल्यूशन चला जाए। तो जब भी इनइक्वालिटी में कंडीशन आए, लेफ्ट में भी फ्रैक्शन और राइट में भी फ्रैक्शन, तो हमेशा प्रिफर करना कि ट्रांसपोजिशन किया जाए। तो हम इसका ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। 3x प्लस 20/10 माइनस x माइनस 6 अपॉन 3। मैं ये कॉमन मेथड बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाए, लेकिन हर क्वेश्चन को अगर करना है और हर सॉल्यूशन को निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें ट्रांसपोजिशन करना चाहिए। तो 10 और 3 का एलसीएम आएगा 30, 10 3 जा तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 60 आएगा। 10 से डिवाइड 30 का और 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 10 जा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x होगा और माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस प्लस 60 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 9x माइनस 10x वैल्यू माइनस x आएगी और 120 आएगा और अपॉन में 30 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस x प्लस 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, वेरिएबल को नहीं ले जा सकते। ठीक है, वेरिएबल को अवॉइड करना, कांस्टेंट अगर हो तो चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मुझे बताओ, इसको हम ऐसे लिख लें, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट समझो, जैसे -2 इज ग्रेटर है -5 से, बिल्कुल सही बात है कि -2 बड़ा होगा -5 से। अब हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये +2 हो गया, -5 में -1 का मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। अब कौन बढ़ा? 5 बढ़ा। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, पलट जाता है। तो ये -x ग्रेटर देन इक्वल टू था, इसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वेरिएबल पे नेगेटिव साइन नहीं आता है, अगर नेगेटिव आ गया तो आंसर नहीं आएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि x की सारी वैल्यू 120 से
लेस होगी, 120 के इक्वल भी होगी लेकिन 120 से लेस होगी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 120 और 120 इसमें इंक्लूड होगा बिकॉज लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब है x की वैल्यू 120 से लेस भी होंगी और साथ में इक्वल भी होंगी। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो एक मैंने मेथड क्या बताया, कोशिश ये करना कि ट्रांसपोजिशन किया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के प्लेसेस पे। ठीक है, अब इसके बाद 16 नंबर देखते हैं। 16 में ये तीनों ही वेरिएबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरफ दो फ्रैक्शनल वैल्यू ली हैं उस तरफ पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा। 4 5 जा और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 आ गया। -5 4 जा 20, 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 4x हो गया। क्लियर हुआ ना। और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया, है ना। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x और प्लस 15x प्लस 4x 19x आएगा और -10 - 8 वैल्यू -18 आ जाएगी अपॉन 20 हो गया। क्लियर होगा ये। और उसके बाद ये दोनों ही फ्रैक्शन में आ गए हैं तो हमें कोशिश क्या करना है, ट्रांसपोजिशन करना, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ट्रांसपोजिशन करेंगे हम। 19x - 18 अपॉन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। बाद स्टेप देखते हैं। 3 और 20 का एलसीएम आएगा 60 और 3 से 60 को डिवाइड किया, 20 टाइम्स डिवाइड होगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 22 जा 40 और इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 20 3 जा 60 तो 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और 19 3 जा 57 और माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 3 जा 54 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है लेकिन कांस्टेंट का हो सकता है, तो कांस्टेंट का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 40 में से 57 को माइनस किया तो वैल्यू -17 आएगी और 54 में से -20 को सॉल्व किया तो सॉल्व करने से वैल्यू 34 आएगी। होल बाई 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्टेप में, तो -17x प्लस 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 60 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। देन -17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34 आएगा। इसी टाइप की कंडीशन आ गई तो इसमें भी हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 का किया, पहले 17 से इसको कट कर लेते हैं ना, और अब -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो x इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, ये मैंने बताया था। माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मेरा फाइनल आंसर जो हो गया इनक्वालिटी के टर्म में वो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। यानी x का जो भी आंसर होगा वो 2 के इक्वल होगा और 2 से लेस होंगे सारे आंसर। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, लेकिन 2 इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की हमें सारी वैल्यू लेना है लेकिन वो वैल्यू 2 से छोटी हो, 2 इंक्लूड भी हो और ये वैल्यू लेस में कहां तक जाएगी, -∞ तक। तो ये 12 और 16 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन में बोला है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करो नंबर लाइन का और नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन यानी नंबर लाइन का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे और इस पे जो इनइक्वालिटी का फॉर्म बन के आएगा, इनइक्वालिटी की कंडीशन बन के आएगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं। 3 - 3x पहले सॉल्व कर लेते हैं, लेस 2x प्लस 4 2 जा 8 हो गया। अब 8 को ट्रांसपोजिशन किया, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की साइड लिखा और 2x और 3x इसको ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, प्लस 3x आएगा ट्रांसपोजिशन करने से, और -5 लेस देन 5x, और इसका मतलब 5x बड़ा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5। अभी भी देखो 5x बड़ा है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो पहले जैसी कंडीशन बन रही है वैसी कंडीशन बननी चाहिए। अब 5 से इसको मैंने कट कर दिया, -1 टाइम्स कट हो गया, तो हमें x का एक कंडीशन मिल गया, x
ग्रेटर देन -1, यानी x का जो भी आंसर होगा वो -1 से बड़ा होगा। अगर हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस पे शो करेंगे -1, 0, 1, 2, 3, है ना, -2, -4, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही होगी, -इन्फिनिटी। इधर कहाँ पे नंबर लाइन पे वैल्यू जा रही होगी, +इन्फिनिटी। तो बोला है कि -1 से हमें सारे बड़े आंसर चाहिए, -1 से सारे हमें बड़े आंसर चाहिए, तो -1 से सारे बड़े आंसर इस तरफ के हो जाएंगे, यानी ये हमें सॉल्यूशन चाहिए, इस तरफ का ग्राफ हमें लेना है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है, फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया होगा। x की ये कंडीशन आ गई x के लिए, और -1 से बड़े सारे हमें आंसर चाहिए, तो -1 से बड़े इस तरफ की रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे नंबर लाइन पे। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, फिर कंडीशन आएगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 3 5 जा 5, 5 जा 25, और 5 2 जा 10 हो गया, माइनस साइन, ठीक है। 5 3 जा 15, 3 7 जा 21, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 3 जा था, 3 3 जा 9 आएगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसको जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 x था यहाँ पे, 25x माइनस 21x वैल्यू आएगी 4x, और -10 + 9 वैल्यू आएगी -1, 15। मैंने हमेशा बोला है कि लेफ्ट और राइट में फ्रैक्शन हो तो एलसीएम ना लेके इनइक्वालिटी में ट्रांसपोजिशन करना ज़्यादा बेटर है। तो x/2 - 4x - 1/15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ट्रांसपोजिशन कर दिया तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। 15 और 2 का एलसीएम 30 आ गया, और 2 से इसको डिवाइड किया 15 टाइम्स, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 15x, और 15 2 जा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 15 2 जा था तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हुआ, और 2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। कांस्टेंट वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, वेरिएबल को नहीं ले जा सकते। 15x 8x, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, 7x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। फाइनली वी गॉट द कंडीशन ऑफ x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 आ जाएगा। इसको ट्रांसपोजिशन किया, अपॉन में 7 आ गया। अब ये x की कंडीशन आ गई, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो -2/7 को मैंने लिख दिया, 0 से लेफ्ट साइड में होगा, और 0 आ गया। इसके बाद और भी वैल्यू आ रही होंगी, -3/7 आ रहा होगा, 4/7 आ रहा होगा, इस तरह की वैल्यू आ रही होगी। 0 और -1 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही होगी, ठीक है, और -2 -3 इस तरह से वैल्यू आ रही होंगी। इधर 1 2 मैंने केवल इंटीजर वैल्यू लिखी है, जरूरी नहीं है कोई भी स्टूडेंट इंटीजर को लिखे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस तरफ -इन्फिनिटी आएगा, -2/7 से x की सारी बड़ी वैल्यू है, तो -2/7 से मैंने इसको ग्रेटर शो कर दिया, तो ये मेरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। ये कंडीशन आ गई इसको सॉल्व करके, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट है रवि, जो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं उसमें से 1 by 1 यानी एक में 70 मार्क्स, और सेकंड जो टेस्ट हुआ उसमें 75 मार्क्स को गेन कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो मिनिमम मार्क्स बताओ थर्ड टेस्ट के वो मिनिमम मार्क्स बताओ कि उसका एवरेज कम से कम 60 हो जाए, एटलीस्ट 60 हो जाए। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक रवि स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट 2 टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स हैं, तो थर्ड टेस्ट में ऐसे वो कितने नंबर ले आए जिससे उसका ओवरऑल एवरेज 60 के आसपास या कम से कम 60 हो जाए, एटलीस्ट 60 हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पूछा है कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए। लेट ही गॉट द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो मैंने ये सपोज कर लिया कि उसके थर्ड टेस्ट में मार्क्स x आएंगे, ठीक है। 2 टेस्ट में पता थे, थर्ड में अगर x हो जाए, मतलब x की कोई एक वैल्यू आ जाए, तो उसका एवरेज एटलीस्ट यानी कम से कम 60 हो जाए, 60 तक उसे अपना एवरेज पहुंचाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, 70 + 75, और थर्ड में मैंने सपोज कर लिए x, और एवरेज में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
यानी सारी क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं उनको अपॉन में लिख लेते हैं। कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी? 3 अपॉन में आ गया। और इनका एवरेज कितना होना चाहिए? 60, कम से कम 60 होना चाहिए। 60 से अगर ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा रहे, बोला जाता है एटलीस्ट 60। कोई बोलता है कि कम से कम आधा गिलास तो पानी ले आओ, तो कम से कम आधा गिलास ले आओ, चाहो तो पूरा गिलास ले जाओ, है ना। आधा गिलास होना चाहिए कम से कम, आधे से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे कम से कम 60 है तो कम से कम 60 तो आ जाए, 60 से ज़्यादा आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 70 और 75 का हम एलसीएम लेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। 70 और 75 होगा 145 प्लस x बाई 3, और 60 को हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3, 145 प्लस x 1 3 जा और 180 आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x 145 और 180 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू -35 आ जाएगी और अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 में जा सकती है। x -35 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो उसके थर्ड एग्जाम में मार्क्स कम से कम 35 होना चाहिए। अगर उसके थर्ड एग्जाम में मार्क्स 35 होंगे तो उसका जो टोटल एवरेज निकलेगा तीनों टेस्ट के मार्क्स का, वो कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा होगा। यानी हमें एटलीस्ट 60 चाहिए, 60 से ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने होंगे? 35। ठीक है, तभी एवरेज 60 बनेगा। तो आंसर हो गया मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट विल बी 35। अब क्वेश्चन नंबर 21 मेरा कंप्लीट हो गया है, 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने इससे पहले बताया था। 21 जैसा ही क्वेश्चन है 22 तो उसको कंप्लीट कर लेना। 23 जैसा ही 24 क्वेश्चन है, 23 मैं बता रहा हूँ, 24 को कर लेना। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है। कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन जैसे मैंने लिखा 13 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव आएगा वो 15 होगा। 15 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आएगा वो 17 होगा। 17 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर आएगा वो 19 होगा। इसी तरह से नंबर आएंगे। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक ऑड इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आता है उसमें 2 का गैप होता है। इसका मतलब लेट 2, देखना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो मैंने क्या अभी पता कर लिया, एक इंटीजर से जो अगला इंटीजर होता है उसमें पीछे वाले इंटीजर का अगर 2 ऐड कर दो तो आगे वाला आ जाता है। 15 आ गया, 15 में 2 ऐड कर दो, नेक्स्ट आ गया। इसमें 2 ऐड कर दो, नेक्स्ट आ गया। इसका मतलब अगर हम एक इंटीजर को x सपोज कर लें तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? x + 2। अब यहां से हम एक और पॉइंट बता देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड के प्लेस पे इवन आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने 8 ले लिया तो 8 के बाद नेक्स्ट इवन 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। तो ऐसे ही अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो उसमें भी x और x + 2 लेना है। ठीक है, x इवन हो जाएगा तो अगला भी इवन मिल जाएगा, अगर x ऑड हो जाए तो अगला भी ऑड मिल जाएगा। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात हो जाए या कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात हो जाए, हमें हमेशा x और x + 2 को सपोज करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया ऑड पॉजिटिव इंटीजर x और x + 2 है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से लेस है। x भी 10 से लेस है, स्मॉलर देन 10, और सेकंड वाला जो नंबर है वो भी 10 से लेस है, यानी x < 8। तो अगर हम इन दोनों को समराइज कर लें, फर्स्ट x का वैल्यू 10 से लेस है, सेकंड x का वैल्यू 8 से लेस है, तो ओवरऑल x 8 से लेस है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट वाले में क्या बोला है, x की वैल्यू 10 से लेस है, सेकंड में बोला है x की वैल्यू 8 से लेस है। दोनों को हम कंबाइंड कर लें तो कंबाइंड करके क्या निकल के आया कि x की वैल्यू 8 से फाइनली लेस है।
ये एक हमें कंडीशन मिल गई है, एक इनइक्वेशन मिल गई है। अब आगे बोला है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। इनका जो सम है यानी इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो मोर देन 11 से ज़्यादा है, तो 11 से ज़्यादा कर दिया मैंने। x और x आएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, सो 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, सो 2x इज ग्रेटर देन 9 और x 9/2, फाइनली x इज ग्रेटर देन 4.5। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो हमें दो कंडीशन मिल रही है, एक में बोला है कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी आ जाए और सेकंड में बोला है कि x की वैल्यू 8 से छोटी हो जाए। इसका मतलब अगर हम दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन कर दें तो हमें फाइनली x का ये कंडीशन मिला कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी रहनी चाहिए और 8 से छोटी रहनी चाहिए। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, x के लिए इंटीजर चाहिए, तो 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, बस यही 3 हो सकते हैं क्योंकि बोला है 8 से छोटा, 8 इंक्लूड नहीं है, 8 से छोटा और 4.5 से बड़ा। तो 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या है? 5 और 8 से छोटा क्या है? 7। लेकिन ऑड बोला है तो अब हमें इसमें 6 भी नहीं लेना है, 6 इवन हो गया। तो मेरे पास दो इंटीजर आ गए ऑड, 5 और 7, 4.5 से जो बड़े होंगे और 8 से छोटे होंगे और साथ में ऑड होंगे। तो मेरे पास ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इनका अगर हमें पेयर बनाना हो, ऑल पेयर्स, तो एक अगर 5 होगा, x अगर 5 होगा तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। और सेकंड वैल्यू क्या हो सकती है x की? 7 हो सकती है। अगर एक 7 हुआ तो सेकंड 9 हो जाएगा। 7 और 7 प्लस 2 9 हो गया। तो ये हमें दो पेयर मिल गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के। हमें x को देखना है, ये नहीं सोचना है कि बाद वाली वैल्यू तो बड़ी हो गई, बाद वाली वैल्यू तो x प्लस 2 है, वो तो बड़ी होना ही है। क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में जो कंडीशन फाइनली निकल के आई है वो x के लिए निकल के आई है। तो x अभी भी देखो 5 और 7 आंसर है। फर्स्ट वाली वैल्यू जो आ रही है इसमें पेयर में वो x की वैल्यू है, बाद वाली जो वैल्यू आ रही है वो x प्लस 2 की है। x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन x कैसा होना चाहिए? 4.5 से बड़ा इंटीजर हो और 8 से छोटा इंटीजर हो। तो 5 और 7 ये दोनों x की वैल्यू, ये दोनों x प्लस 2 की वैल्यू है। तो x फाइनली हमें 5 और 7 मिल गया। तो पेयर हो गए 5,7 और 7,9। 23 कंप्लीट हो गया। मैंने बोल दिया 24 को कर लेना। 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स बड़ी है शॉर्टेस्ट साइड से, और थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से, यानी सबसे बड़ी साइड से। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, और जो ये तीनों ट्राइंगल की साइड्स हैं और ट्राइंगल की साइड का सम यानी पेरीमीटर कम से कम 61 होगा या फिर 61 से ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 61। जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो कम से कम 61 हो जाए या 61 से ज़्यादा हो जाए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, जो सबसे छोटी साइड है ट्राइंगल की उसकी हमें लेंथ को फाइंड करना है, मिनिमम लेंथ को फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसी को सपोज कर लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड को मैंने सपोज कर लिया x सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था। शॉर्टेस्ट साइड x है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? शॉर्टेस्ट का 3 टाइम्स लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स है तो 3x आएगा। और थर्ड साइड के बारे में बोला है, जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर लेस है। जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर लेस है। लॉन्गेस्ट कितना था? 3x था, और 3x से 2 सेंटीमीटर लेस है, यानी 3x माइनस 2 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों साइड का सम यानी x 3x और 3x माइनस 2,
तीनों साइड का जो सम है वो कम से कम 61 होना चाहिए। 61 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 61, कम से कम 61, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है। 3x 3x 6x और 1x यानी 7x हो गया। -2 is greater than 61. So 7x is greater than 61 plus 2. 7x is greater than 63. 7 9 जा 63, x is greater than 9. तो मिनिमम लेंथ ऑफ थर्ड साइड, सॉरी शॉर्टेस्ट साइड पूछा है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर होगा। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कम से कम 9 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम लेंथ हमें फाइनली कितनी मिल गई, 9। मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मैंने सपोज कर लिया, और पेरीमीटर बोला था ट्राइंगल का कि कम से कम 61 हो, 61 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसी कंडीशन का यूज करके x की हमने मिनिमम वैल्यू यानी शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम वैल्यू 9 निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6.1 एक्सरसाइज का, A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91. जैसे सपोज किया ये 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है और इसको 3 पीसेज में कट कर दिया है। सपोज किया ये B हो गया और ये D हो गया, यानी एक AB पार्ट हो गया उसमें से, सेकेंड BD पार्ट बना और थर्ड DC पार्ट बन गया, और 3 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया है, द सेकेंड लेंथ यानी जो सेकेंड वाली लेंथ है इज टू 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी वाली लेंथ से जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो सबसे छोटी वाली को ही हम सपोज कर लेते हैं। याद रखना ज़्यादातर जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं अगर उसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वाली टर्म आ गए हैं तो शॉर्टेस्ट को हमेशा सपोज करना है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस की मैंने लेंथ सपोज कर ली x सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, तो शॉर्टेस्ट x हो गया, और सेकंड क्या है, इज टू 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड लेंथ ऑफ पीस, ये पूरा पीस था, उसमें से 3 पार्ट किए, उसमें से शॉर्टेस्ट x हो गया, तो उसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आ गया। अभी थर्ड बचा हुआ है, तो देखो थर्ड के लिए क्या कंडीशन दी है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से। तो थर्ड लेंथ क्या होगी, थर्ड लेंथ ऑफ पीस, तो थर्ड लेंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, जो शॉर्टेस्ट है उससे ट्वाइस लॉन्गर है, ट्वाइस एज लॉन्गर एज द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट तो x थी, उससे ट्वाइस लॉन्गर है, यानी 2x सेंटीमीटर आ गई। ये तो मैंने सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। अच्छा, ये यहां तक हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में कंडीशन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके लिए पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो तीनों पार्ट हैं, यानी एक जो बोर्ड है उसको तीनों पीसेस में डिवाइड किया है, उन तीनों पीसेस को अगर कंबाइंड कर दिया जाए और एक बोर्ड बना दिया जाए तो उसका लेंथ 91 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों लेंथ का सम यानी x प्लस 3 और 2x तीनों का जो सम है वो 91 है। बोर्ड का लेंथ 91 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, तो 91 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी जो सारी वैल्यू होगी वो 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 91 से कम कितनी भी हो जाए, यानी जो टोटल लेंथ होगी तीनों का अगर सम कर दें वो 91 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ये मैंने लेस बना दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो 91 होगी या 91 से कम होगी, तो इसलिए लेस का केस आ गया। x 2x हो गया 4x प्लस 3 लेस देन 91, 4x लेस देन 91 माइनस 3, तो 4x लेस देन 88 आ गया, तो x लेस देन आएगा 22। ये एक कंडीशन हमें मिल गई। इसके बाद और देखो एक और कंडीशन दिया है, इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर।
तो थर्ड पीस क्या था 2x, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड वाला x+3। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो थर्ड वाला पीस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकंड वाले से। ये जो थर्ड वाला पीस है 2x थर्ड वाला था और x+3 सेकंड वाला था। क्वेश्चन में बोला है जो थर्ड वाला पीस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकंड वाले पीस से। ये थर्ड वाला बड़ा है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें ऐड कर देते हैं इक्वल करने के लिए, इनइक्वालिटी को बनाए रखने के लिए, तो इज ग्रेटर देन आएगा। एटलीस्ट बोला है 5 सेंटीमीटर, जो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ये ऑलरेडी बड़ा है तो इसमें 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। सारे सॉल्यूशन या सॉल्विंग वैसी ही होती है जैसे इक्वल टू में होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, कम से कम ऐसा रहेगा कि जो थर्ड पीस होगा वो 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा सेकेंड वाले पीस से। 2x और x को ट्रांसपोजिशन किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 5 8 हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। तो हमें आंसर क्या मिला, x की जो वैल्यू आएगी वो 8 के बड़ी भी हो सकती है, 8 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन 22 से छोटी होगी। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा, तो इसको मैंने डाल दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दिया इन इक्वेशन सेकेंड। तो इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइंड किया और कंबाइंड करने के बाद जो x का आंसर आया वो इस तरह से लिख लेते हैं, x 8 से तो बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा, यानी x लाई करेगा 8 से 22 के बीच में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट पीस x सपोज कर लिया, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सेकंड पीस था वो 3 बड़ा था और जो थर्ड पीस था वो ट्वाइस था। एक सॉल्व करने के बाद बोला है कि पेरीमीटर यानी तीनों का जो लेंथ का एडिशन है वो 91 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 91 होगा या उससे कम होगा। तो सॉल्व करके x के लिए कंडीशन निकाल दी। एक सेकंड कंडीशन बोला था जिसमें बोला था कि जो थर्ड साइड है वो 5 सेंटीमीटर बड़ी है सेकंड साइड से, तो वो सेकंड साइड ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। दोनों को कंबाइंड करके x का आंसर आ गया। x का मतलब शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ आ गई। शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ आई है वो एग्जैक्ट नहीं आई है, एग्जैक्ट नहीं आई है। उसका रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ। क्वेश्चन में भी एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो मेरा ये फाइनल आंसर हो गया। 26 कंप्लीट हो गया है, 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यू एक्सरसाइज लेके आएंगे 6.2 एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।